हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में क्लास 9 के लिए साइंस का सेट 1 लाया हूँ, जो जैक के द्वारा जारी किया गया है। और ये है सेट जो जैक के द्वारा जारी किया गया है। इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आते हैं, और ये है एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में किस राशि का एसआई मात्रक समान होता है? तो इसमें चाल और वेग का एसआई मात्रक समान होता है, जिसका मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल और वेग का एसआई मात्रक दोनों का मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तो ये विस्थापन कहलाती है। एक ही निश्चित दिशा है, एक दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, वेग का एसआई मात्रक है। तो वेग का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्वचालित वाहनों में जो यंत्र लगा रहता है उसको हम लोग ऑडोमीटर कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर से गाड़ी की स्पीड बताई जाती है कि वो कितना किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला जाता है। और थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। तो हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर क्या किया जाए कि m द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, यानी कि m को 2m कर दिया जाए और वेग को आधा कर दिया जाए, तो v/2 और 2 से 2 कैंसिल, वापस mv आ गया। यानी कि जो द्रव्यमान है, ये संवेग है, वो संवेग समान रहेगा। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए और वेग को आधा कर दिया जाए तो संवेग है वही रहेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो यहाँ पर दो वस्तु है। ए वस्तु, ए का द्रव्यमान 6 kg है और बी वस्तु है, इसका द्रव्यमान 34 kg है। तो इसमें यह बताना है कि इसका किसमें सबसे ज़्यादा जड़त्व होगा। तो जो वस्तु जितनी भारी रहेगी, जितना द्रव्यमान जिसका ज़्यादा रहेगा, उस वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा। तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के जो पहला गति का नियम होता है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो सिद्धांत पर कार्य करता है उस संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? जी बराबर दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि W बराबर जो होता है mg होता है। अब यहाँ पर जो है वो भार निकालना है। भार निकालना है अर्थ पे। तो अर्थ पे जब भार निकालेंगे तो जो अर्थ पे द्रव्यमान है वो 60 kg है और जो जी है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि अर्थ पे जो द्रव्यमान हो जाएगा 600 न्यूटन हो जाएगा इसका भार। कोई भी वस्तु अगर अर्थ पे है तो उसका अगर 60 kg द्रव्यमान का है वस्तु अर्थ पे, तो उसका द्रव्यमान 600 न्यूटन हो जाएगा। अब जो चंद्रमा पर भार निकालना है, तो चंद्रमा पर भार निकालने के लिए जो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। तो 1/6 इंटू पृथ्वी का चंद्रमा जो पृथ्वी पर भार है वो 600 न्यूटन है। और यहाँ से कैंसिल होकर 100 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ से आ गया 100 न्यूटन। ओके। तो 60 kg द्रव्यमान का जो वस्तु है वो चंद्रमा पर भार होगा 100 न्यूटन। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल
किस प्रकार बदलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G इंटू M डिवाइड बाय डी स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो दूरी है उसको आधा कर दिया गया, तो G M और M दो वस्तुओं का द्रव्यमान सेम रहेगा और दूरी को आधा कर दिया जाए तो D/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, G M इंटू M डिवाइड बाय D का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू G M बाय D स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो गया, F हो गया। ओके, तो यहाँ से जब F ये हो गया यानी कि F डैश का वैल्यू 4F के बराबर आ गया, तो कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल से 4 गुना अधिक बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है। तो ध्वनि है सो ठोस में गमन करती है, तरल में भी गमन करती है, गैस में भी गमन करती है, यानी कि उपरोक्त सभी में हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 12, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। तो जो वायु में ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मानव श्रवण की श्रव्य पराशर की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। तो मानव की जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो ऊपरी सीमा बोला गया है, तो ऊपरी सीमा कितना हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज, और 1 किलो हर्ट्ज में है सो 1000 हर्ट्ज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थ के कण स्वतः अगर मिलते हैं तो उसको हम लोग विसरण कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ से पानी बदलने का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 केल्विन के अप्रॉक्स होता है। तो इसमें ऑप्शन में 273.16 ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा संपीड़ित क्या होता है कि गैस को किया जाता है। ओके, यानी कि उसको कंप्रेस करके उसको और ज़्यादा कम किया जाता है, तो कंप्रेशन गैसों में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। यौगिक का उदाहरण अगर यहाँ पर देखा जाए जल, तो H2O होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 18, पीतल किस धातु का मिश्रण है। तो पीतल जो बनता है वो जिंक और कॉपर के मिलने से है सो पीतल तैयार होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि वैसा परिवर्तन जिसका है सो नए पदार्थ के रूप में होता है, यानी कि जैसे क्या होता है कि भोजन का पचना, भोजन को एक बार पच गया तो वापस से भोजन नहीं मिल सकता है, तो ये असो रासायनिक परिवर्तन हो गया। यहाँ पे जल का बर्फ में बदलना ये भौतिक परिवर्तन है, वापस इसको प्राप्त किया जा सकता है। अगर जल को ऐसा गर्म ठंडा कर देंगे तो बर्फ हो जाएगा, और वापस बर्फ को अगर गर्म कर देंगे तो जल का रूप ले लेगा। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन ये हो गया। मोमबत्ती का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगर इसको अलग करना चाहे तो आसानी से हो सकता है, और फिर बालू में मिला दें तो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, Na2O। 21 में है कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद हैं। तो एक मोल जल में, एक मोल H2O में जो मोल की संख्या है वो हाइड्रोजन में 2 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 16 = 18 ग्राम। 18 ग्राम जो होता है वो एक मोल H2O के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना बोला गया,
36 ग्राम, तो 36 ग्राम जो है वो 2 मोल H2O के बराबर होगा। 2 मोल H2O के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 ग्राम अगर लेते हैं तो 1 मोल होता है, तो अगर यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 18 दूना 36 ग्राम, तो ऐसे 1 मोल की जगह 2 मोल आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? यहाँ पर C2H2 का मोलर द्रव्यमान पूछा गया। तो यहाँ पर कार्बन कितने 2 है, इसका कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, और फिर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24 और प्लस 2 यानी कि यहाँ पे 26, तो 26 हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान 26 हो जाएगा। C2H2 का ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किए थे, जे टॉमसन। क्वेश्चन नंबर 24, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो उस तत्व का परमाणु संख्या 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे? यहाँ पर है किसी तत्व के समान समस्थानिक में, समस्थानिक क्या होता है? जिसके 100 परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, तो निम्नलिखित में परमाणु संख्या समान नहीं रहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो समान नहीं रहेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा हो जाएगा, और भी पैरामीशियम भी हो जाएगा। पैरामीशियम ये भी एक कोशिका जीव का उदाहरण है, पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 27, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो परासरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। एक होता है अल्प परासरण, दूसरा होता है अति परासरण, और एक होता है संपरासरण। क्वेश्चन नंबर 29, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो पौधे के शीर्ष पर विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो इसको प्लाज्मा कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, और सफ़ेद क्या होती है? दूध होती है, तो फिर ऐसे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो रबी फसल है सो चना हो जाएगा। बाकी धान, मक्का और अरहर ये खरीफ फसल का उदाहरण है जो बरसात में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण जो होता है उसका कोशिका संरचना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो पादप वर्ग का उभयचर बोला गया है बायोफ्राइटा को, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो वेल जो होता है वो स्तनपायी संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 36, वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो वैश्विक ऊष्मन के लिए यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 37, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो जल प्रदूषण से जो प्रभाव नहीं होगा वो फेफड़े संबंधी रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है जो संक्रमण नहीं करता है? तो वो रतौंधी हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? यहाँ पर रोग है, तो दीर्घकालिक रोग का जो उदाहरण है वो टीबी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? तो जीवाणु जो होता है वो मोनेरा के वर्ग में आते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो ये जो थे वो 40 क्वेश्चन मॉडल सेट के थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे सारे लोगों को वीडियो पहुंच सके और उन लोग को भी पता चल सके कि किस टाइप में क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।